चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत उस खबर से। देखिए अभी तक हम आपको विदेशों की तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से आइसलैंड बन गया है, पूरी दुनिया जो है वो आइसलैंड वंडरलैंड, और अलग अलग हम देख रहे थे पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया गया था, एक दुनिया बना दी गई थी, बर्फ से काट काट के वहां कलाकृति बन रही थी। अब बर्फ का झरना बह रहा है हमारे यहाँ, नदी बह रही है हमारे यहाँ। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। सुंदर, चले क्या? बिल्कुल चलते। मन तो करता है छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए। नहीं मिल जाएगी। सरगम, आप इच्छा कहते हैं ना कि शाहरुख का बड़ा फेवरेट डायलॉग है, अगर आप सच्चे दिल से चाहें तो पूरी कायनात आपको किसी चीज को चाहे तो पूरी कायनात देखिए जुट जाएगी, हम भी जुट जाएंगे आपको छुट्टी दिलाने में। तो देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। आपको बता दें बर्फबारी की जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पर्यटन कारोबार भी आजकल जोरों पर है, क्योंकि मौसम की मेहरबानी यहां पर जारी है। पिछले कुछ दिन पहले बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही जारी रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जब पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत हुई थी तो देश के अलग अलग इलाकों से लोग पहाड़ी राज्यों का रुख करने लगे थे, लेकिन अब पर्यटकों की मुराद जमकर पूरी हो रही है और बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानी हिल स्टेशन पर पहुंचने लग गए हैं। तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने पहाड़ों से लेकर वादियों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी से जहां ठंड बढ़ी है, वहीं कश्मीर की खूबसूरती भी चरम पर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि ये तस्वीर ही बदल गई। हर जगह बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। पेड़ों पर बर्फ है, मकानों पर बर्फ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखने में तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बर्फबारी इतनी हुई है कि सावधानी भी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पिछली रात बर्फ के तूफान ने सभी को सचेत कर दिया, इसीलिए प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और मौसम का लगातार अपडेट भी लेते रहने के लिए कहा गया है। पिछले कई दिनों से कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी देखने में हसीन लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के खतरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर मंडरा रहे हैं। बर्फीला तूफान दरअसल तब आता है जब पहाड़ों पर कई फुट बर्फ जमा हो जाती है और अगर थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो ये बर्फ खिसक कर एक तूफान की शक्ल ले लेता है। कश्मीर में हमेशा पहाड़ी इलाकों में न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि सेना के जवानों के लिए बर्फीले तूफान सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने 8 जिलों में उन पहाड़ी इलाकों में लोगों को आगाह किया है जहां पर इन बर्फीले तूफानों का खतरा आने वाले 48 घंटे तक बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के ज्यादा बर्फबारी वाले जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। सोनमर्ग में मौसम साफ हो चुका है, धूप खिली हुई नजर आ रही है, जिससे नजारा और खूबसूरत हो गया है। मकानों और जमीन पर मौजूद बर्फ पर जब सूरज की किरणें पड़ी तो एक अलग ही तरह का एहसास हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हर तरफ सफेदी छाई हुई है। इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि मुगल रोड को बंद कर दिया गया और सड़क पर बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवागमन शुरू किया जा सके। अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली का नजारा तो दिल खुश कर देने वाला है। मनाली समेत आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसकी खुशी सैलानियों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। कई पर्यटकों के लिए लाइव बर्फबारी देखना भी यादगार बन गया। बहुत गुड फील कर रहे हैं हम मतलब बहुत एक्साइटेड है। हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। ये पहली बार लाइव स्नोफॉल देखने को मिली है। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मज़ा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। और हम इससे पहले भी कश्मीर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें मिल नहीं पाई। यहाँ पर हमें फुल एंजॉय हो रहा है इस टाइम। बहुत बेटर, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है क्योंकि स्नो हो रही है। अपना हम जो है ना एंजॉय वो पूरा करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। कड़ाके की ठंड के बावजूद मनाली में पर्यटकों की चांदी हो गई है और सैलानी इस खूबसूरत नजारे का भरपूर मजा ले रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी ने मनाली के टूरिज्म को एक नई रौनक दे दी है। श्रीनगर से अशरफ आनी, मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, मुझे इन तस्वीरों को देख के आप लोग बताइए, आप लोगों का मन कर रहा है जाने का?
हाँ, मेरा तो मन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप ये सोचो कि वहाँ पे हालत क्या है। कल हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, 8 घंटे का जाम लगा हुआ है वहाँ पे। पहाड़ों की हालत देखो, बेचारे पहाड़ कैसे इतनी जनता को सुनो ना, हाइपोथेटिकली पहुंच जाओ ना, हाइपोथेटिकली हम वहाँ पहुंच गए, यही बात और हम वादियों का दीदार कर रहे हैं, पीछे गाना चल रहा है रोजा का। आजकल कितनी रील्स भी वायरल हो रही हैं, वो साड़ी शिफॉन की साड़ी पहन के और लोग बर्फ में रील्स आपको पता प्रॉब्लम क्या है? जब बर्फबारी नहीं होती तब भी सबको दिक्कत होती है, और जब बर्फबारी हो जाती है तब भी दिक्कत होती है, क्योंकि जाम लग जाता है। हाइपोथेटिकली तो ज्यादा बर्फबारी में ही है। गुंजन, मैं तो इस बात से भी खुश हूँ, हाइपोथेटिकली ना मानो, हम गए, फंस भी गए, अच्छा है, लंबी छुट्टी मिल जाएगी एंड आराम से हम एंजॉय कर पाएंगे स्नो को। ठीक बात है। देखिए, लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में बर्फ का सूखा खत्म हुआ है, मौसम मेहरबान है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है, जहां बाबा केदारनाथ धाम बर्फ से ढककर अलौकिक और दिव्य रूप में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, और बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद फिर से यहाँ पर्यटक पहुंचने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी जारी है, जिसके बाद आस्था का ये धाम बर्फ से सजा नजर आ रहा है। भले ही अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद हों, लेकिन बर्फ में ढके धाम की तस्वीर देखते ही बन रही है। और यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में जाने वाला रास्ता भी बर्फमय हो चुका है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 12 किलोमीटर तक केवल और केवल बर्फ ही नजर आएगी। बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब या फिर हनुमान चट्टी से आगे पूरा जो बद्रीनाथ तक जाने वाला जो मार्ग है वो जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ गया है। वहीं औली में लगातार पर्यटक आ रहे हैं, बर्फ आ रही है झमाझम। मतलब इस समय बर्फ जो औली में आ रही है वो चाहे स्थानीय कारोबारी हैं या फिर खेती किसानी करने वाले लोग हैं, या हर किसी की मुराद इस बार पूरी हो रही है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। वहीं कल मंगलवार से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, वो अभी भी लगातार जारी है। औली का रंग भी बर्फबारी के बाद बदला बदला नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ का समंदर है। पहले से पड़ी बर्फ के ऊपर ताजा बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सड़क से लेकर मकान, पेड़ और यहाँ तक कि चप्पा चप्पा बर्फ से ढक चुका है। ताजा बर्फबारी ने सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के कारोबारियों के चेहरों पर लाई है। अब जरा केदारनाथ धाम की तस्वीर भी देख लीजिए। आस्था का ये धाम भी बर्फीली तपस्या में लीन है। आस्था के इस महाधाम में 5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भीषण ठंड में यहाँ ITBP के जवान पहरा दे रहे हैं। मंदिर परिसर में मौजूद नंदी की मूर्ति भी बर्फ में समा चुकी है। धाम का तापमान -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जबकि मंदिर परिसर और आसपास 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। शून्य से नीचे केदारनाथ में टेम्परेचर है, बावजूद इसके ITBP के जवान केदारनाथ धाम में पहरा दे रहे हैं। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिवेणी की बात करें या प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता की, चोपता और त्रिवेणी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कुंडू चोपता मोटरमार्ग आवाजाही के लिए बंद पड़ा हुआ है। बर्फ से ढके टिहरी का भी मिजाज कुछ ऐसा ही है। यहाँ रात से ही लगातार बारिश ने जिंदगी को जमा दिया है। ऊंचाई वाले इलाके जहाँ बर्फबारी से दो चार हैं, वहीं निचले इलाकों की बात करें तो बादल रुक रुक कर बरस रहे हैं। यहाँ के चिरबिटिया, गंगी, केमुंडा खाल समेत तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज 2 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है। चमोली से कमल नयन सिलोली, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर जगह के पहाड़ों का मिजाज अलग अलग होता है, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर है,
तो कहाँ की बर्फबारी की तस्वीरें ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं? ऑफ कोर्स कश्मीर। नहीं, मैं बताऊं, वैसे मैं उत्तराखंड से आती हूँ तो मुझे लगता है उत्तराखंड से नहीं होना। खूबसूरत कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो हो जाता है व्यक्ति, लेकिन सही में मुझे लगता है कि उत्तराखंड में तो बर्फबारी का इंतजार करते करते व्यक्ति थक जाता है, बट फाइनली उत्तराखंड में हो गई है। लेकिन हिमाचल से फिर अगेन खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। हिमाचल में है और कश्मीर में तो नो डाउट, कश्मीर में तो नो डाउट, वहाँ की तो बात ही अलग है। कितना अच्छा बैलेंस बनाया हम सब लोगों ने मिलकर ना, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, भाई सब देश कुछ हमारा अच्छा है, देश हमारा है तो फिर हर खूबसूरत हर चीज अच्छी है। तो चलिए, अब सब जगह की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब जरा कश्मीर का रुख हम कर लेते हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, क्योंकि वहां भी बर्फबारी का दौर चल रहा है। जगह जगह पर हालांकि रास्ते बंद हैं, फिसलन बढ़ी है, लेकिन फिर भी लगातार रास्तों को क्लियर भी किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, देखिए ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगी है। बारामूला में सेना के जवानों ने जोरदार बर्फबारी के बीच में रास्ते में फंसी कई गाड़ियों को धक्का देकर निकाला, जिससे पर्यटकों ने राहत की सांस ली। बर्फ से लदी कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां और इसी खूबसूरती को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, लेकिन रास्तों पर जमी बर्फ और फिसलन से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। नौबत ये आ गई है कि जगह जगह रास्ते में फंसी गाड़ियों को धक्का देकर निकाला जा रहा है। इस वक्त समूची कश्मीर घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढक चुकी है। रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जमा है, जिसे हटाने के लिए बीआरओ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां दिन रात जुटी हुई हैं, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। पूरा हमारा रोड जितने भी हैं सब क्लियर करके रखने हमने, पूरी रात हम काम चलाते रहे। तो कहाँ आपने रोड क्लियर किया? तहसील केलर के जितने भी रोड आते हैं, शुपियान या पुलवामा, सभी रोड हमने क्लियर करके रखे हैं। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, खासकर दूसरे राज्यों से घूमने के लिए कश्मीर आए लोगों को। जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि मौसम की जो है एडवाइजरी को देखते हुए, मौसम की हालात को देखते हुए जरूरी ही हो तो घरों से बाहर निकलें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जरूरी सुविधाएं उनके पास वहां तक पहुंचाने में और बहाल करने में बिल्कुल सतर्क है, खड़े हैं और काम चल भी रहा है। कश्मीर घाटी में अभी बर्फबारी के थमने के आसार नहीं हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़क मार्ग से सफर करते वक्त जरूरी चीजें जैसे खाने पीने का सामान, दवाएं, गर्म कपड़े और गाड़ी के लिए स्नो चेन ले जाना ना भूलें। और तो और सबसे जरूरी बात, निकलने से पहले मौसम विभाग के अलर्ट को जरूर जान लें, ताकि रास्ते में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, बर्फबारी में कई बार कुछ चुनौतियां आ जाती हैं, लेकिन बर्फबारी खूबसूरत नज़ारों की सौगात भी देती है। तो पहाड़ों पर जमी बर्फ विंटर गेम्स का बर्फीला मैदान भी बन जाती है। लेह में इन दिनों छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे हैं और इस दौरान एनडीएस स्टेडियम में खेले गए पुरुष आइस हॉकी फाइनल में टीम आर्मी ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर जीत दर्ज की। ये मुकाबला बेहद रोमांचक और यादगार रहा। दोनों टीमों के कप्तानों ने नए सिरे से तैयार किए गए इंडोर आइस हॉकी रिंग की भी सराहना की और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा लेने के लिए अपने अनुभव को अत्यंत सकारात्मक और यादगार बताया। स्टेडियम में मौजूद भारी संख्या में दर्शकों ने खूब सराहा। लद्दाख में 6 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज मंगलवार को हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंडिया में हमेशा तैयार रहते हैं। हम दुर्बुक ललो इलाके के हैं, उधर भी काफी प्रेजेंस है। हम उनकी मदद से हमने 2-3 टूर्नामेंट ऑलरेडी कर चुका है इसी साल, तो हमेशा सपोर्टिव रहता है। तो डेफिनेटली यंग टैलेंट के लिए एक अच्छा मौका उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि हाल ही में खेलो इंडिया टूर्नामेंट हो चुके हैं, उसमें सब भाग लेने की मौका नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे अच्छे टीम बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये यंग टैलेंट के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया। एक चैंपियन और एक कैप्टन होने की वजह से देश के जो यंग जवान जो है बच्चों को क्या मैसेज देंगे इंडियन आर्मी के बारे में और देश की सेवा के बारे में? देश की सेवा के बारे में मुझे लगता है अच्छे करो, तो यंग बच्चों को स्पोर्ट्स में आओ, तो हम सब खेलेंगे, कूदेंगे और देश को आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए और स्टे फिट एंड प्रमोट फिट इंडिया।
तो देखिए पहाड़ों पर तो बर्फबारी हो ही रही है, लेकिन उत्तर भारत में भी ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में तो मुझे लगता है, हमें लग रहा था मकर संक्रांति हो गई, बसंत पंचमी हो गई, तो अब गर्मियों की शुरुआत हो गई। पर जो ठंड के कपड़े अंदर रख दिए थे, एक बार फिर से बाहर निकालने पड़ रहे हैं। आप लोगों को लग रही है ठंड? नहीं, हमने अंदर नहीं रखा क्योंकि कैलकुलेटिंग जाते जाते सर्दी वापस आती है। आपने हमेशा देखा होगा, हर साल ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार होली थोड़ा जल्दी है, लेकिन आप देखिएगा कि होली पर भी थोड़ी बहुत ठिठुरन रहेगी। इनफैक्ट अगर कैलकुलेटेड वे में भी देखा जाए तो जनवरी की शुरुआत में जितनी ठंड होती थी वो हुई ही नहीं, तो इसीलिए हम वेट ही कर रहे थे कि देखिए बर्फबारी होगी वहां पहाड़ों में, यहाँ ठंड बढ़ेगी, इसलिए हमारे कपड़े इंटैक्ट हैं। मुझे लगता है हो गया ना। अब आप देखिए सर्दी कहाँ तो अक्टूबर में शुरू, अक्टूबर एंड से शुरू होती थी, और अब जनवरी में तो शुरुआत ही हुई है इसकी। नवंबर में भी आपने फील नहीं की ठंड, दिसंबर में जाके की है आपने हल्का सा, हल्की। अगर आपको याद हो तो पिछले साल फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी, व्हिच मींस की सीजन थोड़े शिफ्ट हुए हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा ही कैलकुलेटिव मूव नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर साइलेंस बनी रही। कह देखिए दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर जहां जोरदार बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं मैदानी राज्यों में भी बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। मौसम आए इस बदलाव की वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। बिल्कुल, और इसका अंदाजा था ही सबको। तो मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में फिलहाल सुबह का तापमान 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। कोल्ड वेव की स्थिति यूं ही बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का ये रुख अभी फिलहाल कुछ दिनों तक रहेगा, इसलिए आप गर्म कपड़े अंदर नहीं रखिएगा अभी। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश, जबकि मैदानी राज्यों में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। कुछ ऐसा सूरत हाल है समूचे उत्तर भारत का। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस ठंड में और इजाफा देखने को मिलेगा, खासकर सुबह के समय। तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या होता है कि जैसे ही कोई सिस्टम आगे चलता है तो नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं हिमालय से आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद ऑल ऑफ सडन हम अनुमान लगा रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर जहां से गिर जाएगा। ठंड का ये सिलसिला न सिर्फ आगे भी जारी रहेगा, बल्कि कोल्ड वेव के हालात भी मैदानी राज्यों में बन सकते हैं। ऐसे में ठंड और कोहरे को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हमारा अनुमान हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन कोल्ड वेव कंडीशंस आ सकती हैं। तो हाँ जी, पंजाब हरियाणा में कहीं ना कहीं टेम्परेचर हो सकता है 4 डिग्री तक पहुंच जाएं और कोल्ड वेव कंडीशंस आए। बीते कुछ दिनों में बैक टू बैक 2 ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जिनका अच्छा खासा असर समूचे उत्तर भारत में नजर आ रहा है। अब खबर ये है कि जनवरी खत्म होते ही फरवरी के शुरुआती हफ्ते में भी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, जिसका असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में दिखाई दे सकता है। 1 तारीख को भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, उसकी वजह से भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की जाएगी। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो लोगों को फरवरी के महीने में भी कड़ाके की ठंड से 2-4 होना पड़ सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की। महत्वपूर्ण टनल सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का काम करीब पूरा होने को है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के बन जाने से चारधाम यात्रा सुगम होगी, साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। बिल्कुल, 2018 में इस टनल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन एक हादसे ने टनल के निर्माण पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन अब टनल का काम जोरों पर जारी है, जिससे उम्मीद ये है कि इस साल के आखिरी तक इस टनल की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना था कि चारधाम यात्रा पर आप में से कौन कौन गया? आप तो गई हैं, मैं भी गई हूँ। मैं भी गई हूँ, मैं पर्सनल विजिट पे। मैं भी यही पूछना चाहती थी कि आप लोग तो बहुत बार गए होंगे, कवर भी आप लोगों ने किया? मैं तो एक ही बार किया है मैंने। मैं सिर्फ यमुनोत्री, चारधाम में यमुनोत्री नहीं हो आ पाई
गई हूँ। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मैंने किया है। और मैंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ। गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं। लेकिन गंगोत्री का भी वाला किया है कवर। अच्छा, कवर नहीं किया पर्सनली। आई थिंक इनका चारधाम पूरा होने को था, लेकिन किसी कारणवश इनको वापस आना पड़ा। हाँ, है ना, यही था। उस टाइम पे ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया था, हो जाता वो हो जाता। हाँ, लेकिन देखिए वही ट्रैफिक की बात आई ना कि जिस वक्त देखिए रास्ते बन गए, नो डाउट संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन लोग बिना सोचे समझे सीधा रुक कर लेते हैं। और इसीलिए राज्य सरकार, कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि राज्य सरकारों को अपनी तरफ से एटलीस्ट कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि पहाड़ों पर बोझ ना हो। लेकिन आप ये बताइए, आपने जितनी बार कवर किया, क्या कुछ चेंज आपने देखा सड़कों पर या मैनेजमेंट में, अगर हम बात करें? देखिए, हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में ना रास्ते बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये समझ लीजिए कि 3 साल लगातार अगर मैं केदारनाथ गई हूँ तो अब भी देख रही हूँ वहाँ काम चल रहा है। अब भी बड़े बड़े मशीनें वहाँ लगी हुई हैं, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। और जिसको लेकर अब हम चर्चा कर रहे हैं, जिस टनल को लेकर, हालांकि हादसा बहुत बड़ा हो गया था, हम सबने देखा था कि कितने मजदूर फंसे थे और क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस टनल के बन जाने से ना गुंजन, नवजोत, आप लोगों को बताऊं कि देखिए गंगोत्री का मार्ग और यमुनोत्री वो बहुत मुश्किल है, उसको भी कवर मतलब सफर करना बहुत मुश्किल होता है। इस टनल के बन जाने से एक तो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, लोगों को आने जाने में बहुत आसानी और सुविधा होगी, जो बहुत जरूरी है। लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ जाने में। बिल्कुल, चलिए रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। चर्चित सिलक्यारा पोलगांव टनल की सौगात इस साल उत्तरकाशी के लोगों को मिलने वाली है। इस टनल के बनने से चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा उपहार मिलेगा। फिलहाल सड़क संकरी होने की वजह से चारधाम यात्रा में जाम जैसे हालात बन जाते हैं। यही नहीं, ठंड में बर्फबारी होने से कई दिनों तक रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन इस टनल के शुरू होने से ऐसा नहीं होगा। पर्यटकों को भी काफी सुविधा होने वाली है। इस टनल के शुभारंभ से गंगोत्री यमुनोत्री के बीच 21 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सुरंग का फायदा ये है कि जो राड़ी वाला जो एरिया है, राड़ी वाले एरिया में बर्फबारी की वजह से जो है कई दिनों तक मार्ग बंद रहता है। ऐसे में ये सुरंग आवाजाही के लिए मुफीद साबित होगी। साथ ही 21 किलोमीटर का कम सफर तय करना पड़ेगा, जो यात्रा काल में यात्रियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। सिलक्यारा पोलगांव सुरंग करीब तैयार हो चुकी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक ये सुरंग पूरी तरह आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगी। फिलहाल सुरंग के भीतर फेंसिंग और लाइनिंग का काम किया जा रहा है। ये कहना है कि सितंबर 26 तक जो सिविल वर्क है वो सारे पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक और कुछ हाइड्रो रिलेटेड वर्क है उनको पूरा करेंगे वो। तो इस साल के एंड तक उम्मीद है कि ये जो हमारा सिलक्यारा टनल है वो सुचारू होगा। सिलक्यारा से बड़कोट तक का सफर जो फिलहाल करीब 1.5 घंटे में पूरा होता है, सुरंग के चालू होने के बाद मात्र 15 मिनट में तय किया जा सकेगा। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि ईंधन और संसाधनों की भी बड़ी बचत होगी। सिलक्यारा पोलगांव सुरंग परियोजना का निर्माण साल 2018 में आरंभ हुआ था, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। टनल का जो काम है वो लगातार जारी है। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पोलगांव से सिलक्यारा की ओर खुलेगी। ये सुरंग का जो आप ये मोह देख रहे हैं, ये मात्र एक सड़क वाला पार्ट है और इसके बगल ही एक दूसरा पार्ट है जिससे जो है आवाजाही होगी। यानी कि कुल मिलाकर के इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी कि एक तरफ से वाहन जाएंगे तो दूसरी तरफ से वाहन आएंगे। इस तरीके की व्यवस्था यह सुरंग पे की गई है। आप ये देख सकते हैं इसकी वॉल, ये बीच में जो है पूरी 2 सड़कों के बीच में एक वॉल है। ये कैमरामैन एक बार थोड़ा सा इस तरफ दिखाएं कि ये वाली जो वॉल है इसके बगल में भी जो है सुरंग का आधा पार्ट है। यानी कि एक सड़क उस तरफ से भी जाएगी और एक सड़क ये जहां पर हम खड़े हैं, ये पूरी तरह से इसमें जो है कंक्रीटिंग हो चुकी है, पेस्टिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर के इसको प्रोटेक्ट किया जा चुका है। अब फेंसिंग का वर्क और साथ में जो लाइनिंग का वर्क है, डिवाटरिंग है, ये तमाम और सड़क का निर्माण, इन तमाम कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस टनल का निर्माण 1384 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था, लेकिन एक हादसे की वजह से ये कुछ वक्त के लिए रुक गया था। लेकिन अब इस टनल के बनने से पर्यटन को तो फायदा होगा ही, लोगों की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मध्य प्रदेश के मंडला की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। देखिए 26 जनवरी की रात यहाँ एक अजब वाकया हुआ। सड़क पर दो सांडों के बीच युद्ध छिड़ गया। आसपास के लोगों ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती ही चली गई। दोनों सांड एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लगे रहे। लड़ते लड़ते दोनों एक दुकान के सामने पहुंचे और दुकान पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में दोनों की तस्वीरें कैद हो गईं। मुकाबला तगड़ा था, लेकिन एक सांड ने दूसरे को भागने पर मजबूर कर दिया। मैदान छोड़कर भागा सांड दौड़ते हुए दुकान के अंदर जा घुसा। सांड को देखकर दुकानदार की हवाइयां उड़ गई और वो भागकर बाहर निकल गया। ये जो तमाम तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। सांड जिस काउंटर को पार करके दुकान के अंदर घुसा था, वहां से बाहर निकलने की जगह ही नहीं थी। दुकान से बाहर निकलने का रास्ता इतना संकरा था कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका चाय पे चर्चा। आप देख रहे हैं माघ मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मुझे लगता है इस बार जो कुंभ हुआ है उसके बाद और भी ज्यादा लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। माघ मेले में भीड़ होती थी पर इतनी नहीं जितनी इस बार देखने को मिली है। क्या लगता है? आप तो होकर आए, मैं आपसे ये बात भी कर रही थी कि इस बार चहल पहल आपको कुंभ की तुलना में देखिए कुंभ से, वही मैंने वहां से भी कहा था कि कुंभ से माघ को आप ऐसे भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो एक अलग ही फेनोमेना है अपने आप में माघ मेले में। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड, जैसा कि मैंने बताया था वहां से भी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी सतर्क है, क्योंकि आपको पता है घटनाएं हो चुकी हैं पहले भी, इसीलिए कंट्रोल्ड वे में लोग हमें दिख रहे हैं। और अभी तो माघी पूर्णिमा पर भी महास्नान होना है, महाशिवरात्रि पर भी होना है, बट मुझे लगता है जो मेजर चहल पहल थी ना वो हो चुकी है, क्योंकि जो अखाड़ों के जो संत महात्मा है आश्रम चले जाते हैं बसंत पंचमी के अखाड़े कम ही आते हैं। इस बार वैष्णव अखाड़े कुछ एक दो पहुंचे थे। सही बात है। और मुझे बिल्कुल, देखिए देश विदेश से लोग गंगा स्नान और सनातन को जानने के लिए प्रयागराज पहुंचे, या यूं कहें कि माघ महीने में प्रयागराज में आस्था का मेला लगा हुआ है। बिल्कुल, माघ मेला क्षेत्र में एक वेद विद्यालय भी खोला गया है जहां छात्र वेदों का अध्ययन करते हैं। इनको वेद पाठ करते देखने के लिए श्रद्धालु इस वेद विद्यालय का रुख कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को फलता फूलता देखने का सुखद एहसास भी ले रहे हैं। संगम किनारे लगा माघ मेला आस्था, संस्कृति और भक्ति के तमाम रंग समेटे हुए है। यहाँ कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं, साधु संत श्रद्धालुओं को जीवन दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं। इसी के साथ संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में आस्था और शिक्षा का संगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले में वेद विद्यालय खोला गया है, जहाँ से निरंतर वेद मंत्र गूंजते रहते हैं। माघ मेले में खोला गया ये इस तरह का एकमात्र स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले छात्रों को सनातन संस्कृति को काफी करीब से जानने का मौका मिल रहा है। दूर दूर से आए श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों को वेद पढ़ता देख खुद के सनातनी होने पर गर्व करते हैं, और जब ये संस्कृत स्कूल के छात्र गीता पाठ, स्तोत्र या वेद पाठ करते हैं तो श्रद्धालु उनके शिविर की तरफ खींचे चले आते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में जहां साधु संत तरह तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं, वहीं सेना की ओर से भी 6 दशकों से गंगा पूजन की परंपरा निभाई जा रही है। और इसी कड़ी में प्रयागराज में सेना की ओर से गंगा पूजा की गई और गंगा मां को ध्वज निशान अर्पित किया गया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये परंपरा 1960 के दशक से चली आ रही है और इस पूजा के जरिए ये कामना की जाती है कि प्रयागराज का आयुध भंडार हमेशा सुरक्षित रहे।
इस पूजा पाठ का शुभारंभ सेना के सभी सब यूनिट्स के ध्वज पूजन एवं शंखनाद के साथ हुआ। इसके बाद आयुध कोर के पारंपरिक निशान के साथ हाथी, घोड़े, बग्घी और सैन्य बैंड की अगुवाई में भव्य निशान यात्रा संगमनोस के लिए रवाना हुई, जिसमें सेना के अलग अलग यूनिट के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने ध्वजों के साथ शामिल हुए। यात्रा के संगमनोस पहुंचने पर वैदिक रीति रिवाजों से यज्ञ, हवन और गंगा पूजन किया गया। और चलिए अब बात एक अनोखे क्रिकेट की करते हैं। जेंटलमैन खेल क्रिकेट भले ही अंग्रेजों का हो, लेकिन बनारस में इसका एक अनोखा ही स्वरूप देखने के लिए मिला। यहाँ पर एक ऐसे मैच का आयोजन किया गया जिसमें चुटियाधारी वेदपाठी छात्र पारंपरिक वेशभूषा क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर नजर आए। संस्कृत और वेद की शिक्षा लेने वाले वेदपाठी छात्रों की टीमों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में खूब चौके छक्के लगाए। यही नहीं, इस अनोखे क्रिकेट खेल में कमेंट्री भी संस्कृत में ही की गई। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अनोखे संस्कृत क्रिकेट मैच की तारीफ कर चुके हैं। बदन पर धोती कुर्ता और माथे पर त्रिपुंड, पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट का रोमांच। धर्म नगरी काशी में मंगलवार के दिन एक अनोखे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वेद पाठी बकुट पारंपरिक वेशभूषा के साथ क्रिकेट मैदान पर खेलते नजर आए। संस्कृति और वेद की शिक्षा लेने वाले वेद पाठी छात्रों ने जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में अपने क्रिकेट प्रतिभा का पूरा परिचय दिया और खूब चौके छक्के मारे। मैच के दौरान पूरा मैदान जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृतम से गूंजता रहा। क्रिकेट खेलते इन छात्रों की पोशाक तो चर्चा में रही है। संस्कृत में की गई क्रिकेट कमेंट्री ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस संस्कृत कमेंट्री की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में 2022 में भी कर चुके हैं। क्रिकेट का खेल भले ही जेंटलमैन खेल कहा जाता हो या फिर इसे अंग्रेजों का खेल कहा जाता हो, लेकिन धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में इसे खेलने का अपना ही अनूठा तरीका है, जहां पर शिखाधारी बटुक पूरे पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और वर्ष में एक दिन इसका आयोजन इसीलिए किया जाता है ताकि वेद पाठी जो छात्र हैं वे अपने आप को साबित करते हैं कि वे किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हैं। और भले ही क्रिकेट का खेल पैंट शर्ट या लोअर टी शर्ट में खेला जाता हो, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि धोती कुर्ता में भी बखूबी इस खेल को खेला जा सकता है और अपनी एक अलग से जो इमेज है उसको बनाया जा सकता है। मैदान पर पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट खेल रहे इन छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। वो सभी धोती कुर्ता में पारंपरिक वेशभूषा में। इनका कहना है कि संस्कृत भाषा में निपुण ये छात्र किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं। छात्रों का कहना है कि अब इस खेल का विस्तार होना चाहिए और कम से कम 3 दिन का खेल होना चाहिए। में ये नहीं है कि हम लोग बस वेद पढ़ते हैं तो हम लोग बस पूजा पाठ कर्मकांड यही सब के लिए हैं। हम लोग को मौका में तो हम लोग और अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। हम लोग संस्कृत के अभ्यास से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और कितना ज़्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम त्रिदिवसीय क्रिकेट होना चाहिए, जिससे जो है विद्यार्थियों को अधिक मौका मिल पाए और अभ्यास जो है बढ़िया होना चाहिए। जैसे 8 ओवर का मैच होता है वैसे ही 10 ओवर का मैच कम से कम रखा जाए। 3 दिवस का होगा तो पहले दिन में अभ्यास बढ़ेगा, दूसरे दिन में क्वालिफायर करेंगे, तीसरे दिवस में मैच खेलेंगे। बीते 15 सालों से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है, जिसमें वेद पाठी बटुक क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। शुरू में तो इस आयोजन में मुश्किलें आईं, लेकिन अब साल में एक बार इस प्रतियोगिता का आयोजन जरूर किया जाता है। प्रारंभ में थोड़ी असुविधा हुई, बच्चों को खेलने में धोती कुर्ता पहनकर थोड़ी सी असुविधा हुई, लेकिन उनका उत्साह वर्धन मैं करता रहा। लगातार 20-22 वर्षों से ये मैं आयोजन कर रहा हूँ और इससे अब मुझे देखने को ये मिल रहा है कि तमाम विद्यालयों के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और सभी बच्चे, आपने देखा होगा ध्यान से, सभी के शिखा, सूत्र, चंदन, धोती, कुर्ता ये सब चीज़ लेकर ही ये मैदान में उतरते हैं। क्रिकेट का ये वैदिक अवतार हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे आयोजन से दर्शकों को न केवल क्रिकेट का रोमांच मिलेगा, बल्कि संस्कृत भाषा से जुड़ने, उसे समझने का भी अवसर मिल सकेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हवाई सफर अक्सर थकान, जल्दबाजी और तनाव लेकर आता है। लंबी कतारें, समय की पाबंदी, उड़ान की चिंता यात्रियों को बेचैन कर देती है। लेकिन दुनिया के एक एयरपोर्ट पर इस माहौल को बदलने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये एयरपोर्ट है मैक्सिको का। यहाँ यात्रियों को सुकून देने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जहां पर वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों के साथ अब 4 पैरों वाले खास साथी भी तैनात हैं, जो बिना बोले लोगों का तनाव कम कर रहे हैं। कैसे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहां आमतौर पर चारों ओर चहल पहल की ही आवाज गूंजती है, वहीं अब खुशी की वजह बन रहे हैं इमोशनल सपोर्ट डॉग्स, जो बिना कुछ बोले यात्रियों का तनाव कम कर रहे हैं। मैक्सिको के फेलिप एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भावनात्मक सहयोग देने वाले डॉग्स की एक खास टीम तैनात की गई है। इनका काम यात्रियों के तनाव, घबराहट और थकान को कम करना है। इस टीम में मामूत नाम का एक फ्रेंच बुलडॉग, डेल्टा नाम का डेकैड, मार्शल नाम का सैमड और टाचो नाम का लैब्राडोर शामिल है। काम शुरू करने से पहले मामूत आराम करता दिखाई देता है, वहीं मार्शल और डेल्टा एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्सों में यात्रियों से मिलते नजर आते हैं। ये डॉग्स अपने प्रशिक्षित हैंडलर्स के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों, आगमन हॉल और बोर्डिंग जोन में घूमते हैं। कभी लंबी यात्रा के बाद थके यात्री इन्हें देखकर मुस्कुरा उठते हैं, तो कभी पहली बार उड़ान भरने वाले लोग इन्हें छूकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार जिज्ञासा के कारण लोग रुकते हैं, लेकिन कुछ पल बाद वही मुलाकात सुकून में बदल जाती है। एयरपोर्ट प्रशासन ने नेशनल गार्ड के साथ मिलकर ये कार्यक्रम पिछले साल नवंबर में शुरू किया था। इनका उद्देश्य उन यात्रियों को भावनात्मक सहारा देना है जो सफर के दौरान तनाव या बेचैनी महसूस करते हैं। कैनाइन यूनिट के प्रभारी के साथ अब ये डॉग्स टीम का हिस्सा बनकर रहते हैं। हैंडलर्स मार्गदर्शन करते हैं और ये डॉग्स लोगों को मानसिक रूप से हल्का महसूस कराने में मदद करते हैं। ये डॉग्स एक बार में 1 से 1.5 घंटे तक अपना काम करते हैं। इसके बाद इन्हें आराम के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि सभी डॉग्स अभी कम उम्र के हैं। इन डॉग्स के साथ शुरू की गई ये पहल न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बना रही है, बल्कि एयरपोर्ट के माहौल को भी सकारात्मक बना रही है। जहां मशीनों और समय की दौड़ में इंसानी भावनाएं अक्सर पीछे छूट जाती हैं, वहां ये बेजुबान साथी बिना कुछ कहे दिलों को छू रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस एयरपोर्ट पर सफर अब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि मुस्कान के साथ आगे बढ़ना भी बन गया है। डॉग्स के साथ शुरू की गई ये पहल अब देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।